जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और नारायणपुर में नक्सली हमले का एक वीडियो सामने आया। इकरा भट्टी कैंप पर हुए हमले का ये वीडियो देखकर दहल जाएंगे आप, जहां जवानों के ऊपर बीजीएल से किया नक्सलियों ने हमला और जवानों के कैंप पर नक्सलियों ने बीजीएल दागे। देखिए किस तरह से अपनी जान बचाकर तेज फुर्ती के साथ जवान ने उस बीजीएल को चकमा दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में लग गया। और जवानों के कैंप पर एक बीजीएल फटा था, जहां नक्सलियों पर जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया उसका, और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए नारायणपुर से ये जो धमाका है, ये बीजीएल का धमाका है। आसपास तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले एक शांत सा वातावरण दिखाई देता है, पीछे से एक जवान भागते हुए आता है, उसके सिर के पास से एक फायर होता है बीजीएल का, फिर दूसरा फायर होता है, और इन दो बीजीएल के ब्लास्ट होने के पहले ही जवान उसे चकमा देकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाता है। और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई इन नक्सलियों के खिलाफ की गई, जिनके ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की गई तो कायरों ने भागकर अपनी जान बचाई किसी तरह से, और जवानों पर बीजीएल दागे गए थे, लेकिन जवानों ने इस बीजीएल को चकमा दे दिया, जिसमें से कि एक ही बीजीएल का धमाका हुआ था, बाकी फुस पटाखा निकले। बात करेंगे हमारे सहयोगी खेम नारायण, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खेम नारायण, ये जो पूरा वीडियो है, इस पूरे वीडियो को, जो चंद सेकंड्स का वीडियो है, इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त क्या स्थिति हो सकती थी, लेकिन जवानों की तत्परता के चलते एक नक्सलियों की जो बड़ी प्लानिंग थी उसे नाकाम कर दिया पर। जी बिल्कुल, जवानों की तत्परता और जवानों का जो साहस है, जंगलों में जिस प्रकार से सर्चिंग अभियान उन्होंने चला रखा है नक्सल विरोधी, उसमें लगातार जो है सफलताएं भी जवानों को मिल रही हैं। और कुछ ही महीनों में लगभग 100 से अधिक नक्सलियों को भी जवानों ने मार गिराया। और एक जो 5 जून को नक्सलियों द्वारा जो है इरका भट्टी कैंप को उड़ाने की जो साजिश की गई थी, वो नाकाम भी हो गई है। और नक्सलियों के द्वारा जो है नक्सली सुरक्षा बल के जवानों के कैंप को उड़ाने के लिए बीजीएल दागे गए थे, और उस बीजीएल 4 जो बीजीएल दागे गए थे उसमें से एक बीजीएल जो है फट गया, और उसमें एक जवान जो है भागकर अपनी जान भी बचाई। उसके बाद जो है मुंह तोड़ जवाब देकर जवानों ने जो है नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया, और जो है नक्सली जंगल का आड़ लेकर जो है वहां से भाग खड़े हुए। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंप्स लगे हुए थे, इस कैंप के आसपास कोई रिहायशी बस्ती भी है क्या? वहां पर भी चूंकि कुछ लोग भी आसपास दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, इरका भट्टी जो कैंप है वो कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंदर आता है, तो कुछ रिहायशी इलाके उन क्षेत्रों में है। और वहां पर अभी जो कैंप लगाई गई है वो कहीं ना कहीं सरकार के विकास कार्यों को लेकर, जो पुल सड़क के निर्माण चल रहे हैं, तो ठेकेदार के जो मजदूर हैं वो भी वहां आसपास जो है मौजूद रहते हैं, और वहां पर सड़क और पुल के विकास कार्यों का निर्माण भी चल रहा है। तो किसी ने उसी बीच जो है ये फायरिंग और हमले का जो है वीडियो बनाया है। जी बिल्कुल, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली बहुत बड़ा घात करना चाहते थे जवानों के साथ, जो लगातार जुटे हुए हैं नक्सल मोर्चे के खिलाफ मोर्चाबंदी में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में ही वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या स्थिति रही होगी उस समय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने वाले संभावित चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस रेस में सबसे ज्यादा वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से लगातार दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे का नाम चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को केंद्र सरकार अपनी कैबिनेट में ले सकती है और कैबिनेट मंत्री पद मिल सकता है केंद्र में। फिलहाल जो सबसे अनुभवी और ज्यादा वोटों से जीते बृजमोहन अग्रवाल हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। संतोष पांडे का नाम चर्चा में है,
लेकिन अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ से आखिर मंत्री बनेगा कौन केंद्र की सरकार में, जहां पर विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे का नाम चर्चा में है। लेकिन इस नाम के चर्चा में आने के बाद अभी एक अंतिम मुहर लगना बाकी है और अंतिम मुहर लगने के बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर कौन बनेगा मंत्री। और छत्तीसगढ़ ने देश को अब तक 14 केंद्रीय मंत्री दिए हैं। 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ गठन के पहले तक 10 मंत्रियों ने केंद्र सरकार में जगह पाई। राज्य के गठन के बाद पिछले 4 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को हर लोकसभा में 1 केंद्रीय मंत्री, यानी अब तक कुल 4 केंद्रीय मंत्री मिल चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अब तक 14 केंद्रीय मंत्रियों में विद्याचरण शुक्ला, बृजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, मोतीलाल वोरा बतौर कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र ने छत्तीसगढ़ पर फोकस किया। लोकसभा चुनाव परिणाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी रही है और छत्तीसगढ़ के खाते में कम से कम 1 मंत्री पद आ सकता है, लेकिन इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने भी बीजेपी को, एनडीए को अच्छी खासी सीट्स दी हैं, तो कम से कम 1 मंत्री पद तो बनता है, लेकिन बड़े और 3 अच्छे नाम दावेदारों के हैं। अब इनमें से 1 मंत्री चुनना भी एक चुनौती होगा। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल हैं, विजय बघेल हैं, संतोष पांडे हैं, ये सभी चेहरे अपने अपने अंदर अपनी अपनी तरह की काबिलियत रखते हैं। ये बिल्कुल देखिए, जो अनुभव है, काबिलियत है, छत्तीसगढ़ के जो सांसद चुन करके आए हैं, खासतौर के अगर हम बात करें जो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, देश भर में जो 10वें नंबर पर उनकी जो मार्क आई है और 9वें नंबर पर है सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले। तो दूसरी ओर विजय बघेल हैं जो सांसद भी हैं, अनुभवी हैं, और ठीक इसी तरह से संतोष पांडे हैं जो पूर्व जो सांसद भी हैं और उन्होंने ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। तो 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और जो चर्चा आम लोगों में चल रही है, पार्टी स्तर पर भी चल रही है। तो उम्मीद यही है कि इन तीनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में 11 में से 10 सीटें यहां के जो जनता ने दिया है, तो जनता भी अपेक्षित है कि यहां प्रतिनिधित्व करने का मौका है वो बीजेपी को जरूर मिलेगा केंद्र में। साथ ही साथ पार्टी के लोग भी यही चाहेंगे कि चूंकि एक बड़ी जीत यहां पर हुई है, 11 में से 10 सीट की जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, तो ये जो उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका है वो मिल जाएगा। तो अगर नए चेहरे की बात करें तो नए चेहरे भी हैं। साथ ही साथ पहली बार जो सांसद के चुनाव लड़े हैं बृजमोहन अग्रवाल और 8 बार के विधायक हैं, बड़ी मार्जिन से वो जीते आए हैं। तो ये तय है कि इन तीनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिल सकता है। तो सभी आशान्वित है, बीजेपी से लेकर के यहाँ के आम कार्यकर्ता। और जिस तरह से जो परिपाटी चली आ रही है, जैसे एक रिपोर्ट जो न्यूज़ 18 ने दिखाया है कि कितने मंत्रियों को तरजीह दी गई है छत्तीसगढ़ में, तो ये भी उम्मीद है, ये भी भरोसा है आम जनता को, पार्टी के लोगों को, कि जब भी कैबिनेट का गठन होगा, केंद्रीय कैबिनेट का, तो उन्हें छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। जी स्वाभाविक है। युगल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। तो फिट और नॉट फिट के फॉर्मूले पर नाम तय होगा, चूंकि काबिलियत तो तीनों ही चेहरों में है, तीनों ही मंत्रियों में है, तीनों ही नेताओं में, माफ कीजिएगा। और ये जो काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत के हिसाब से कौन कैबिनेट में किस जगह फिट होता है वो भी देखने का विषय होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बैठक हो रही है। जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और विस्तारक समिति की बैठक होनी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे और बीजेपी विधायकों की भी बैठक होगी। लोकसभा परिणाम को लेकर धन्यवाद देंगे। प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होनी है और इस बैठक के संबंध में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परिणाम दिया है और इस परिणाम के बाद बीजेपी केंद्र में एक बार फिर आई है, तो बीजेपी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है और लोकसभा परिणाम को लेकर धन्यवाद इस बैठक में दिया जाएगा। बात करेंगे, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त।
युगल, ये धन्यवाद के लिए सिर्फ बैठक बुलाई जा रही है या फिर रणनीति कुछ और है, दांव दिखाना कुछ और है, लगाना कुछ और है? देखिए आशीष, बीजेपी एक स्टेप हमेशा आगे चलती है और ये एक बिल्कुल कहा जा सकता है धन्यवाद ज्ञापित है उन जो कार्यकर्ता के, उन जो प्रभारियों के जो इस बैठक में आएंगे और जिस तरह से उन्होंने अपना मेहनत किया है। और यही वजह है 52 जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 52 सीटों पर विधानसभा में जीत मिली थी, लेकिन अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो 68 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 10 लोकसभा सीट जीत करके एक बड़ा जीत है छत्तीसगढ़ से उन्हें दिया है केंद्र को। तो ये साफ है कि इसी बहाने वो यहां पर आएंगे और सभी जो प्रभारी हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उसके अलावा आने वाले 6 महीने के बाद नगरीय निकाय की चुनाव है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो बीजेपी हमेशा एक कदम आगे चलती है और अभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब यह कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और आज से ही ये मंत्र दिया जाएगा, ये टिप्स दिया जाएगा कि किस तरह के जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो उनमें काम करना है और इसी उत्साह के साथ करना है। तो ये तय है कि आज 2 अहम बैठक बीजेपी की होगी, जिसमें 11 बजे जो प्रभारी रहे हैं, सेक्टर के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा के जो प्रभारी रहे हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उनकी बैठकें होगी। तो ये रणनीति तय किया जाएगा और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों अहम बैठक है और इस अहम बैठक के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित तो किया जाएगा, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रभारियों को और अपने जो प्रमुख जो विधायक हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें रिचार्ज करने का काम, बूस्ट करने का काम फिर से किया जाएगा। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये काफी कुछ तय करेगा, आगे की स्थिति को भी देखना पड़ेगा इसमें। और इस बैठक के बाद आगे दिल्ली भी जाना है सभी को और देखना होगा कि क्या और किस तरह की रणनीति आगे इस पर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और बढ़ते आगे। कोरबा छत्तीसगढ़ की एकमात्र वो सीट जो कांग्रेस के खाते में गई। यहां कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की और इस जीत के पीछे चरणदास महंत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बीजेपी के उम्मीदवार सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। और इस सीट पर भाभी ने दीदी को पटखनी दी और जनता को बाहरी उम्मीदवार रास नहीं आया। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को 43,283 वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोरबा सीट सुरक्षित ने एक बार फिर कांग्रेस की लाज बचाई और इससे पहले साल 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट बचा पाई थी। से मैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूं, जो बूथ में रह के और जिन्होंने कड़ी मेहनत की, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरी शक्ति बने और जिन्होंने मुझे मजबूत किया। उन्होंने पार्टी की नीतियों के अनुरूप जो है हमेशा जन भावनाओं का आदर करते हुए जनता के दुख तकलीफ में जो हमें हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके वजह से जनता जनार्दन और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निष्ठापूर्वक कार्य करके जो है विजय श्री दिलाई है। और इस बार जो है भाजपा को, या कह लीजिए कि वहाँ भाजपा के जो जनप्रतिनिधि पदाधिकारी है उनका भीतरघात रहा और वहाँ पे सभी सीटें जो है भाजपा की होने के बावजूद वहां पर से कांग्रेस की लीड रही है। और बलरामपुर में सौतेली मां ने मासूम की हत्या कर दी। 7 महीने के बच्चे को पटक कर मार डाला। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मासूम की हत्या का आरोप उसकी सौतेली मां पर लगा है। पुलिस ने सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है, माता बनी कुमाता और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा। हालांकि ये सौतेली मां थी
और लेकिन माँ सौतेली भी हो तो भी औरत होती है, और एक माँ की ममता का जो भाव है वो महिला में होता ही है। लेकिन ऐसी हत्या करने की आखिर स्थिति क्यों बनाई? सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या था सूरज कि एक महिला जो माँ भी होती है एक मासूम बच्चे की हत्यारन बन गई। जी मैं बता दूं कि सामरी पाट क्षेत्र के सुदूर ग्राम पंचायत चुनचुना के पचपेड़ी गांव का मामला है, जहां सौतेली माँ ने अपने 7 माह के अबोध बालक को जमीन में पटक पटक कर मार दिया। आपको बता दें कि इस वक्त इसका पिता कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो घर लौटा तो उसके बच्चे को उसकी जो सौतेली माँ थी और कपड़े से ढकी हुई थी, और जब उसके पिता ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो मृत पाया गया। उसके सर पे चोट से, जिसे तत्काल इसकी सूचना सामरी पाट पुलिस को दी गई। सामरी पाट पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध करते हुए शव को पोस्टमार्टम कराया और शॉर्ट पीएम के आधार पर सर में गंभीर चोट पाई गई, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुट गई और शॉर्ट पीएम में पता चला कि उसकी पटकने से मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया और 2 बाइक्स की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 2 युवकों की मौत हो गई। इस मामले में एक महिला घायल हुई है। नेशनल हाईवे 43 के केनापारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस हादसे में आमने सामने से भिड़ंत हुई है और 2 बाइक्स की आमने सामने से भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। और बढ़ते आगे, पेंड्रा में लाखों की ऑनलाइन ठगी का एक मामला, जहां पर पीड़ित से 4 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई। आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ऐप डाउनलोड करवाया गया और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया और ठगों ने 4 लाख रुपए पार कर दिए। आपको बता दें कि किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड या बैंक का कोई भी काम फोन पर आपको नहीं करवाया जाएगा और आप भी कभी न कीजिएगा। अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है और इस तरह की कोई आपको रिन्यू करने का या कोई और कारण बताकर आपसे ओटीपी बताने या पासवर्ड बताने की बात कहता है, तो कृपया आप उसकी बात पर यकीन न करें। अपने बैंक के ब्रांच में जाकर संपर्क करें। यदि क्रेडिट कार्ड है तो बैंक के संबंधित विभाग में अधिकृत नंबर पर फोन करके बात करें और वो आपको सही गाइडेंस भी देंगे। हालांकि फोन पर कोई भी काम बैंक का नहीं होता है। और मनेंद्रगढ़ में SECL खदान में गार्ड पर हमला किया गया। हल्दीबाड़ी खदान में गार्ड पर जानलेवा हमला किया गया। गार्ड के सिर पर पत्थर मारा और घायल गार्ड को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। माइंस में चोरी के मकसद से हमला करने की आशंका जताई जा रही है। और जांजगीर चांपा से खबर है, पत्नी को चाकू से मारने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। सब्जी काटने वाले चाकू से गले और सिर पर वार किया गया। आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पत्नी को चाकू से मारने वाले को गिरफ्तार किया गया। सब्जी काटने वाले चाकू से हमला किया गया। दरअसल सिर पर वार करके उसे घायल कर दिया था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को, जिस आरोपी ने पत्नी पर चाकू से हमला किया था। और रायपुर में लोडिंग गाड़ियों पर बड़ा एक्शन हुआ, जहां सवारियां ढोने वाली लोडिंग गाड़ियों पर एक्शन लिया गया और ऐसे 2 ड्राइवर्स के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। उनके लाइसेंस को पूरी तरह से अब किसी भी इस्तेमाल में वे नहीं ला सकेंगे। लोडिंग गाड़ियों पर सवारी भरकर वो ले जा रहे थे। 12 ड्राइवर्स के लाइसेंस को भी निलंबित किए जाने की जानकारी मिल रही है। यातायात विभाग ने जुर्माना भी लगा है और यात्रियों की जान को जोखिम में जिन लोगों ने डाला उन पर एक्शन होगा और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ये आंकड़ा जो है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कवर्धा का मामला सामने आया था, 19 लोगों की एक साथ मौत हुई थी, वो भी इसी तरह पिकअप में भरकर लोगों को लेकर जा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हुए पिकअप में 19 लोगों की जान चली गई थी।
और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।